हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 6th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन प्रथम, और इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे कि आपका विविधता एवं आपका भेदभाव। पहले चैप्टर में हमने आपका विविधता को पढ़ा, अब हम दूसरे चैप्टर में आपका विविधता और उसके भेद पढ़ेंगे। एक ग्राफ हम लोग आपका पढ़ चुके हैं, शहरी और ग्रामीण का जो आपका पूर्व अवधारणा है, यानी कि हम पहले से अपना किसी चीज़ के लिए माइंड सेट कर लेते हैं कि वो ऐसा होगा ऐसा होगा। तो ये अजम्पशन जो हम लोग पहले लगा देते हैं उसके विषय में हम लोगों ने विकल्प देखे थे। आज हम लोग जो है उससे आगे बात करेंगे। तो अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसमें अगर कोई आपका डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा डाउट, हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए 2 अध्याय हमने पढ़े थे, ध्यान देना है उन दोनों चीज़ों को। विविधता एवं भेदभाव को हम लोगों को वो आपका देखना है कि विविधता किस प्रकार की होती है, भेदभाव क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हैं। इसको हम लोग कर चुके हैं कि कैसे हम लोगों ने इसको महसूस किया है। उसमें कुछ आपके पूर्वाग्रह की, कुछ आपके कथन थे, खास करके जो आपका पहले अब ग्रामीण क्षेत्र में हमने टिक करे थे कि मैं इनसे वादे रखता हूँ। दूसरा फिर ये चीज़ थी कि यहाँ से मैंने टिक किया था। इस तरह से करके ये सारी चीज़ें मैंने आपका कर ली थी और आपको बता दी थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रहेगा इतना, अगर आप लोग इसको अच्छे से देखते हैं तो सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। देखिए इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह दिखते हैं, जब शहर में रहने वाले लोगों को असली एवं सिर्फ पैसे का सरोकार रखने वाले लोगों की तरह देखते हैं। अब करें लोग क्या समझते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये सब क्या है, आपका पैसे के आपके क्या है, सरोकार है। इसी तरह से सोचते हैं, बाकी और कुछ नहीं सोचते हैं और इन्हें ही आपका देखना होता है। जब हम किसी के बारे में पहले कोई राय बना लेते हैं, यानी कि पहले से हमने किसी के बारे में कोई राय बना ली, अपना विचार बना लिया है और उसे हम अपने दिमाग में बैठा देते हैं, तो उसे पूर्वाग्रह, तो वह पूर्वाग्रह के रूप में ले लेता है। यानी कि आपको किसी व्यक्ति से मिलने जाना की चीज़ के बारे में देखा, आपने पहले ही अजम्पशन बना लिया, राय बना ली कि वो गलत ही होगा यार, उसकी बातों पर क्या ध्यान देना, वो सही है चाहे गलत है। तो ये सारी चीज़ें, ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी आपका पूर्वाग्रह है। अब देखिए हम कह देते हैं ना कि यार वो आदमी तो बड़ा ही आलसी है, उससे कुछ नहीं होगा, और वो क्या है, बहुत ही क्या है बच्चों, आपका कंजूस है। अगर हम इस तरह की विचार अवधारणा रखते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, पूर्वाग्रह। ठीक, आपने पहले से किसी के लिए राय बना ली। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आप बोले हम लोग पार्टी में चल रहे हैं, उसको फोन कर लेते हैं, बोले रहने दो यार वो नहीं जाएगा, मुझे पता है। तो हमने क्या बना दिया, अपनी राय बना ली कि वो नहीं जाएगा, हमने पहले ही अपना माइंड सेट कर लिया। और हम उसे बोलते भी तो यार मत बोलो, बहुत लेट कर देगा वो, हमें कहीं जाना है स्कूल, हमने पहले राय बना ली कि वो हमेशा लेट ही आएगा। तो ये सब चीजें हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में अपनी से जो पहले सोच विचार जो आपका डेवलप कर लेते हैं उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसी काम को अधूरी तरह से करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सोचते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं। अब देखिए ये भी हमारा क्या है, आपका पूर्वाग्रह है कि जो कोई अच्छी इंग्लिश बोलता होगा, पढ़ता होगा, मतलब ये भाषा बड़ी अच्छी है, और जो अन्य दूसरी भाषा है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा या फिर जो आपकी मदर टंग है, अब वो नहीं बोलते तो ऐसा नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। सबका अलग अलग अपनी जगह में पूरा इंपॉर्टेंस है, वो उनको ध्यान देना है। तो हम अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप में देखते हैं। परिमाण स्वरूप हम उन लोगों को शायद इजाजत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजियों के अलावा अपनी भाषा बोलते हैं, और शायद कोई चीज़ ऐसी है जो उनके अलावा हम चीज़ों को नहीं बोलते या वो चीज़ें आपकी नहीं होती है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, रंग, क्षेत्र आते हैं, इस तरह से बोलते हैं जैसे कपड़े और पहनते हैं इत्यादि, अक्सर दूसरों के बारे में बताते हैं। पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि उनमें उसे दोस्ती करना नहीं चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हमें दुख पहुंचा देता है। देखिए कई बार हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं अपनी दोस्ती में, जो हमारे रिश्ते हैं, तो लोगों को हमारे व्यवहार की वजह से क्या होता है, दुख होता है। ठीक, और हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही हमें
कोई भी आपका पूर्वाग्रह का शिकार होना चाहिए। ये खास करके बच्चों हमारे लाइफ में भी होता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये प्रश्न नहीं आएगा या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आएगा, वो भी एक आपका पूर्वाग्रह है कि हमने पहले से ही अपनी सोच डेवलप कर ली कि ये चैप्टर नहीं आएगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसका पढ़ के हम क्या करेंगे। तो जो इस तरह की सोच रखते हैं या इस तरह का आपका पूर्वाग्रह करते हैं, आपका पूर्वाग्रह करते हैं, उनके लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है। ये आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए, एक ऐसा ही आपका पूर्वाग्रह की हम लोग बात करेंगे, उस पूर्वाग्रह को आपका समझने का हम लोग आपका प्रयास करेंगे कि पूर्वाग्रह है किस तरह से, क्यों आपको लागू हुआ है, इसको हमें देखना है और इसको हमें आपका समझना है क्यों है ये सारी चीजें, ताकि हम लोग इनको बहुत अच्छे से आपका देख सकें, बहुत अच्छे से उसको पढ़ सकें, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमको इसमें आपका क्लियर करनी है। अब देखिए, लड़का और लड़की की तरह में कोई भेदभाव किया जाता है। अब देखिए, कई तरह के वो क्या करते हैं, ये लड़की ये लड़का है तो बहुत सारे भेदभाव होते हैं। एग्जाम्पल, लड़की को प्राथमिकता कम दी जाती है, लड़के को ज्यादा दी जाती है। और दूसरी क्या है बच्चों कि एजुकेशन सिस्टम में पहली प्रेफरेंस हम जो देते हैं, जो आपके माँ बाप होते हैं, वो किसे देते हैं, अपने लड़के को। लड़कियों को उस तरह की आज़ादी, उस तरह की चीजें करने का वो चीजें नहीं मिलती। आज भी हमारे समाज में ये विडंबना रही है कि कितने लोग अपनी बेटियों को, जो भले ही आपके प्रतिभावान है, उनको बाहर निकालना नहीं चाहते। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के हैं या लड़की, वहां किस तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, सोचने वाली बात है कि आइए देखते हैं क्या सच्चाई है। आइए पूरी चीजों को पढ़ेंगे, देखते हैं क्या सच्चाई है। इन सारी सच्चाइयों को हमको एक एक करके आपका देखना है और एक एक करके हम लोगों को बात करनी है। देखिए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ा हूं, मेरी बोली आपके लड़खड़ाती है, इसके अलावा और कुछ, बहुत कुछ भी। कभी भी उदास हो तो तुम कभी दुखी लोगों की मजाक मत उड़ाना। यह नई बात नहीं है, अगर तुम्हारी जगह होता तो क्या करते। दूसरों से कितनी अलग दिखते हो, मैं इंसान हूं, मुझे शर्मिंदगी आती है कि घूरती आंखों से मैं छिपना चाहती हूँ। घूरती आंखों से क्या हूं मैं? छिपना चाहती हूँ। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं मैं डगमगा। आगे देखिए, ऊपर के चित्र में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा गया। इस शब्द को बदलकर उन्होंने सबसे पहले खास प्रयोग किया। खास जरूरतों वाले बच्चों के लिए लोगों ने अपने पूर्वाग्रह को सबसे बड़ा अक्षर दिया, यानी कि लोगों ने जो अपनी सोच है उसे पहले ही बना लिया। साथ में उनकी भावनाएं और उनके विचार भी दिए गए। उनकी भावनाएं हैं और जो उनके विचार हैं वो भी दिए गए। ये बच्चों से अपनी से जुड़ी रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में कहते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। आपकी राय में क्यों खास बच्चों की सामान्य स्कूल चाहते हैं, थोड़ा देख लीजिए। अगर आप इस कथन को ले लें कि वे रात नहीं आप देखेंगे, तो यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। अब अगर उन्होंने ये कह दी कि वे रात नहीं आएंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार वो लड़का नहीं आया, लड़की नहीं आया, इस तरह की। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने से चोट लगती है तो माता पिता एवं परिवार वाले अन्य सदस्य अक्सर कहते हैं, चुप कराते हैं, रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। अब देखिए, समाज ने पहले ही एक अजम्पशन बना दिया है कि अगर किसी लड़के के चोट लग जाती है, अगर वो आपका रोता है, तो घर के बोलते हैं अरे रो मत, तुम लड़के हो। और लड़के क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। और बहादुर लोग क्या नहीं होते? आपका ध्यान देना है बच्चों, बहादुर लोग आपका रोते नहीं है। ये सारी चीजें हैं, ये सारे अजम्पशन हैं, इन्हें आपको ध्यान देना है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोने भी आए तो वह अपने आप को रोक लेता है। यह मानता है कि रोना कमजोरी की ही निशानी है। हालांकि लड़का और लड़कियों दोनों को कभी सोने का मन नहीं करता, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए तो दर्द हो। लेकिन बड़े होने का लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है,
अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे अलग बात है कि दूसरे उसे आपके चढ़ाते हैं और उसकी मजाक बनाते हैं। कोई लड़का आपका रो दे तो ये मान लीजिए कि वो सब लोग क्या करते हैं, उसकी आपका मजाक बनाते हैं। इसलिए वह दूसरों को सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है कि अगर दूसरे सामने नहीं रोते वो अपने आप को रोक लेगा। हमें लगता है कि हम सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज के इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार होना चाहिए। हम कभी लड़कों लड़कियों को उनकी छवि के रूप में नहीं देखना चाहते। यानी कि समाज ने कुछ पहली मान्यताएं, कुछ पहले अजम्पशन हमें थोप दिए हैं जिनको हम ढो रहे हैं और उसी तरह से हम लोग अपना सोच भी रहे हैं और उनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनको ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के मजबूत होते हैं, लड़के रोते नहीं है, केवल लड़कियां ही रोती हैं। तो ये जो अजम्पशन है, ये जो मान्यताएं हैं, ये आपका सारा पूर्वाग्रह है। लोगों की पहली अपनी एक विचार है। अरे चोट लगेगा, आदमी दर्द होगा तो ऑब्वियस है कि आपको आपकी रोनी आएगी, आप रो सकते हैं। तो ये चीजें बड़ी स्वाभाविक है, ये हमारे बॉडी सिस्टम में है। ऐसा नहीं है कि केवल हम नहीं कर सकते। रूढ़िवादी धारणा बनाना, जब हम किसी लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं तो उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं और उसे रूढ़िवाद धारण कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण को हम कंजूसी या अपराधी या बेवकूफ आपका ठहराते हैं। अब देखिए, हमारी बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे अपनी पक्की धारणा बना लेते हैं और उस पक्की धारणा में कैसे हमारी रूढ़िवादी जो धारणा है वो आ जाती है। जैसे किसी खास की आ जाएगी, देश की, लिंग की आ जाएगी, और हम कहते हैं किसी को ये कंजूस है, किसी को बोल देंगे क्या है, अपराधी है, और किसी को ठहरा देंगे बेवकूफ है। तो ये हमारी अपनी क्या है, अवधारणाएं हैं। तो हमें इन अवधारणाओं पर आपका विचार करना है। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं। कारण है, हर देश धर्म के हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं जैसे पूरे बार अपनी राय बनाने के लिए वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणा में हम प्रत्येक इंसान को एक अनोखी और अलग तरह की रोक देते हैं। हमें नहीं देख पाते कि उनके व्यक्ति अपने कुछ खास गुण और क्षमता से दूसरों से अलग है। कैसे हैं उन क्षमताओं और आपके दूसरों से अलग है। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों का एक प्रचार या जखड़ लेती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। आप कह रहे जो हवाई जहाज उड़ाने का काम कौन नहीं कर सकती, लड़कियां। तो ये आपकी रूढ़िवादी सोची तो है, लेकिन आप देखेंगे आज की तारीख में महिला पायलट बहुत है और बड़ी बड़ी एयरलाइंस, बड़े बड़े जहाज, मिग, सुखाई 21, मिराज, इस तरह के जहाज को वो लोग चला रही हैं, एयरप्लेन को। तो ऐसा कुछ नहीं है जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, सब कुछ लड़कियां कर सकती हैं। ये हमारी समाज की पूर्व अवधारणा है जिससे निरंतर आपका, हमको और हमारे समाज को मिलकर इसको बदलना चाहिए। ठीक, क्योंकि हम पहले से ही किसी के लिए अपना माइंड सेट ना करें, अपनी बात ना सोचें। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कह रहे जो धारणा का असर है, इसका असर किस पर पड़ता है, हम सब पर। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको शायद करने में काबिलियत हासिल हो हमें। और कई बार हमको ये जो मान्यता है, अजम्पशन है, हमको ऐसे रोक देती हैं, अगर नहीं रोकती तो शायद हम लोग जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो हो जाते हैं। अब सबसे पहले ग्राफ पढ़ते हैं, जैसे कि असमानता और भेदभाव, अनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। इसको देखते हैं क्या है। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़ी धारणा है कि लड़कियों को पढ़ने में रुचि नहीं है। अब देखिए, पहले थी, लेकिन आज देखिए कहीं कहीं देखने को मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। तो अगर राइटर लिख रहा है तो उसको पढ़ना चाहिए। वो किस दृष्टि से अपनी बात कर रहे हैं कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। कह रहे जो आपके लड़कियां हैं वो क्या नहीं लेती, आपका पढ़ने में रुचि नहीं लेती, इसलिए उनको कहाँ नहीं भेजा जाता, स्कूल। जबकि अध्ययन यह दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों की गरीब इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, कि जो उनकी गरीबी है ना, वो सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण कारक है कि वो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते।
गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और स्कूल से जल्द ही निकाल देते हैं। ना वो स्कूल भेज पाए ना कुछ कर पाए, उनको जल्दी क्या कर दिया, आपका स्कूल से निकाल दिया। जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचने के प्रयास किए गए, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। एग्जाम्पल के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है, सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों से बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने के लिए मदद, और जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। देखिए, अगर चीज़ें ठीक हैं और है तो देखिए, अगर वहाँ स्कूल कॉलेज अगर आप में है पास पड़ोस में, तो ये बच्चों को एक आपका मौका मिलता है उसमें जुड़ने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का, अपने आप को शिक्षित करने का, और बहुत सारे जो सुविधाएं हैं वो भी वहाँ मिल जाती है। यानी कि एक प्रॉपर मार्गदर्शन या गाइडेंस की या मेटो की जरूरत है, तो जिसको हम देख सकते हैं। हमारे राज्य में ऐसे प्रयास नहीं किए गए जहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वो मुसलमान हो, जनजातीय हो, अनुसूचित हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों को स्कूल से गैर हाजिर करने का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। अब देखिए, जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती वो आपके मोमडन, जो आपके मुस्लिम लोग हैं, तो धर्म ये कारण नहीं है कि उनको धर्म बोलता है, नहीं, गरीबी कारण है कि वो स्कूल नहीं जा पाती। देखिए, यही चीज आपको पढ़ना चाहिए कि जो समाज में पूर्व अवधारणा है ना, उनको चेक कीजिए कि ये जो बातें बता रहे हैं सही भी है, गलत है, एप्लीकेबल होती कि नहीं होती। जब तक आप ये नहीं करोगे तो आपको सही चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी, आपको चीजें सही अच्छे से पता नहीं चलेगा। ये आपको देखने की और ये आपको पहचानने की जरूरत आपको करनी पड़ेगी, ठीक, ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाए। इसमें हम लोग बात करेंगे अब आगे, ये है भेदभाव तब होता है जब लोग आपके पूर्वाग्रहों या रूढ़िवाद धारणाओं के कारण पर व्यवहार करते हैं। अब देखिए, अगर आपने पहले किसी के बारे में विचार बना लिए और आपकी सोच ही पुरानी मान्यता और रूढ़िवादी वाली है, तो वही आपके व्यवहार का आधार हो जाएगा। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने वाले नहीं हैं, तो यह एक कुएं और हैंडपंप के पानी नहीं लेते और दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर कप या गिलास चाय के उनका चाय पीने देते हैं, तो उसका मतलब है कि आप वो भेदभाव कर रहे हैं। अब समझिए इसकी पूरी गतिविधि है। पहले कैसे होता था कि जिन लोगों को खास आपके नौकरी करते थे उनको खास नौकरी मिलती थी। जो लोग आपके किसी मोहल्ले में रह रहे हैं उनको हेड पंप है, नल पर आपका पानी नहीं भरने देते थे। और दूसरी बात, अगर किसी ने वो एक चाय के गिलास में अगर वो चाय पी ली, तो वो लोग क्या करते थे, आपके उनकी चाय नहीं पीते थे उस गिलासों में। तो इस तरह का भेदभाव जो था वो लोग करते थे। इसका मतलब है कि आप अपने साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव में कई धारणाओं की हो सकती हैं। आप याद रखें कि पिछले पाठ में समीर एक और दो दोनों से भिन्न था, यानी कि एक समीर था दूसरा, और समीर सेकंड दूसरा, दोनों से भिन्न था। ये सेकंड वाला अखबार बेच रहा था और फर्स्ट वाला अपने आगे निकल रहा था अपनी साइकिल पे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर हम यह विविधता का कारण भी बना सकते हैं। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं तथा रीति रिवाज को निम्न कोटि का मानते हैं। और क्या होता है कि जितने भी इनके रीति रिवाज हैं हमसे अच्छे नहीं है, हमारे सबसे अच्छे हैं। तो ऐसे कारण आपकी विभिन्न प्रथाएं, बहुत सारी चीज भेदभाव का जो कारण है, जो फैक्टर है, वो आपका बन जाता है। तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना है, ठीक, कि ये किस तरह से बनता है, क्या है। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी। दूसरा अंतर क्या था बच्चों, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि। यानी कि ये वाला जो आपका समीर था सेकंड, ये गरीब था, और ये वाला कैसा था, अमीर था। तो हमको समझने का वजह, समीर दो गरीब विविधता में का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। और कह रहे वो गरीब नहीं है, लेकिन जो डाइवर्सिटी हो रखी है उस असमानता के कारण वो मजबूर है, गरीब है।
बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूलभूत जरूरत पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। देखिए, जो मूलभूत चीज़ है कि क्या लोगों के पास अपना खाना हो, अपना कपड़ा हो और अपना घर हो, ये मूलभूत चीज़ है। उनके पास ये संसाधन को लेने के लिए भी आपका पैसे नहीं है। आप सोच के देखिए, उन्हें ये करने के लिए, इतनी चीज़ों करने के लिए भी ये आपका पैसे नहीं है। ठीक, आगे देखिए। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित होने की तरह भेदभाव को समान करना पड़ता है। एक तो इस कारण के कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं बना जा सकता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कोई जातीय लोग, धर्म समूह और खास क्षेत्र में लोग कहना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, इस तरह से उसको आपका करते हैं। तो हमें इन सब चीजों का आपका ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए एक चीज आई है, इसमें ध्यान देना है, बिल्कुल अलग है ये। भेदभाव का सामना करने पर अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप कैसे उसका सामना करेंगे, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। ठीक, ताकि आप इसको पूरा सोच पाए। देखिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे बढ़ना, पढ़ना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ाईगिरी, खेती एवं बुनाई आदि। देखिए, अब लोगों को अपना आजीविका मतलब अपना जीवन चलाना है। उनको जितना, उनका जीवन के लिए जितना पैसा खर्च होगा दाल रोटी चीज़ों में, वो कहाँ से करते हैं। कोई लोग मछली पकड़ता है, कोई बुनाई करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई पढ़ाता है, इस तरह से चीज़ें करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़ों को धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज के कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह से पीढ़ी के रूप में देखा गया है। कैसे देखते हैं, एक पीढ़ी। देखिए, जो जातीय चीज है ना, ये जो कास्ट व्यवस्था है, ये भारत में बड़ी चरम स्थिति पर है। और कई बार तो बहुत सारे आप देखेंगे, जितने भी आपकी लड़ाई झगड़े हिंसक गतिविधि होती है, कई बार धर्म के साथ साथ कास्ट का बड़ा फैक्टर होता है, जो जाति होती है कि हम राजपूत हैं, हम पंडित हैं, हम चौहान हैं, हम मराठे हैं, हम मालवाड़ हैं, हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, हम सिख हैं, हम पारसी हैं। तो जाति भी है और जाति के अंदर भी आपके जो धर्म है, धर्म के अंदर भी आपकी जाति है बच्चों। तो उनमें भी कई बार आपका बहुत बुरा आपका भेदभाव होता है। तो उन भेदभाव को देखने की और समझने की जरूरत है। ठीक है, इनमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी, जिन्हें अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्हें अपनों की जाति का उत्कृष्ट कहना, कि लोग क्या कहते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं और जो हमारी कास्ट है वो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, मतलब सबसे अच्छी हमारी कास्ट है। तो इस तरह की बात होती है, इस तरह की बात चलती है। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया है उसको अछूत और अयोग्य कहा जाता है। अगर कोई ऐसी चीजें तो उसको हम क्या बोलते हैं, अछूत बोलते हैं, यानी जिसको हम टच नहीं करना चाहते हम उसको अछूत कहते हैं। ठीक है, और अयोग्य भी कहेंगे कि ये क्या है, इसके लायक नहीं है। ठीक, तो इनको देखना क्या कहेंगे, इसके लायक नहीं। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे, यानी कि उनके एक अपने नियम बने हुए थे कि किस प्रकार की जाति प्रथा होगी, क्या चीज है, उन्होंने अपने नियम बना रखे। अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम नहीं की इजाजत नहीं थी। देखिए, जो लोग अछूत थे उन लोगों को कुछ काम दिए गए थे और उन काम के अलावा उनको कोई काम करने की क्या नहीं थी, इजाजत नहीं थी। यानी जितना हम बोलेंगे आपको वही करना है, कुछ और आपको नहीं करना है। पहले बच्चों पहले के समाज में अगर आप देखोगे 60-70 के दशक तक बहुत बड़ी स्थिति थी, 80 के दशक तक, कि लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे, कि छू लेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, हम तो पवित्र हैं, ऐसा करके लोग बोलते थे। लेकिन आज के समाज में, पढ़े लिखे समाज में, परिवेश में ये चीजें कम होती जा रही हैं।
जितना हमारी एजुकेशन सिस्टम आपका डेवलप होगी, जितना हम पढ़ेंगे, जितना हमारा बौद्धिक विकास होगा, ये चीजें स्वयं ही आपके समाप्त हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने वाले और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। अब देखिए, जो अछूत थे, किनको बोलते हैं अछूत? जो आपका कचरा उठाते थे। और दूसरा क्या करते थे, ध्यान देना है, जो जानवरों का, अगर कोई आपका जानवर मर गया, उस मरे हुए जानवर को बाहर निकालते थे। ऐसे करते थे, उनको क्या बोलते थे? अछूत बोल दिया करते थे। ठीक। ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने या गांव में कुएं का पानी लेने तक, ये मंदिर में नहीं। अब देखिए, जो बेचारे ये काम करते थे, तो ना तो उनको मंदिर में घुसने देते थे और ना ही वो अपने हाथ से कुएं का पानी ले सकते थे, दूसरा ही लोग ही देते थे। दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को अधिकार हासिल था और उन्हें कथित छुआछूत से वंचित रखा गया। यानी कि जो बड़ी जाति के लोग हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं, वो क्या हो गए? आपके ऊंची जाति वाले हो गए, उनको क्या मिल गए? उनके अधिकार हासिल हो गए। लेकिन छुआछूत के आधार पर जो लोग और थे वो क्या हो गए? वंचित रह गए, अयोग्य रह गए। ये थोड़ा सा देखना है। अब देखिए, रूढ़िवादी धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है? धारणा मतलब तुमने किसी के प्रति पहले से विचार रखा है। भेदभाव का मतलब तुम एक ही चीज, एक व्यक्ति को या कह लीजिए एक जाति को आप विशेष को बढ़ावा देते हैं, दूसरे को नहीं। आपके अनुसार व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है और कैसा महसूस होता है? अब प्रश्न पूछ रहा है कि अगर आपके साथ भेदभाव होगा तो कैसा महसूस होगा? एग्जाम्पल देखिए, आप क्लास में हैं, आपके भी सेम नंबर है, दूसरे बच्चे के सेम नंबर है, 3-4 के सेम है, और एक को अवार्ड या आपको ट्रॉफी मिले, दूसरे को ना मिले, तो ऐसे में आपको बड़ा बुरा फील होगा, आपको बड़ा दर्द सा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें पुराने समय में भी बरकरार थी। आइए कुछ चीज हम लोग पढ़ेंगे। अगले प्रश्न हम देखते हैं कि कैसे भारत के एक मशहूर हस्ती ने भेदभाव का सामना किया। कि कोई मशहूर हस्ती रही है, मशहूर कोई जो आपके मशहूर, जो आपके फेमस, जो आपकी पर्सनैलिटी, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तरह बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं, कि जाति के आधार पर किस तरह से लोग बड़ी संख्या में क्या हुए हैं? भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव के अनुभव के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? एक महान नेता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में छुआछूत का बड़ा दर्द झेला है और इतना योग्य निकले कि संविधान के आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। 3-4 इन्होंने डॉक्टरेट की आपकी उपाधि ली, अर्थशास्त्री थे, सामाजिक अध्ययन पर लिखते थे, संविधान के ज्ञाता थे, लॉ किया था। तो ये सारी चीजें इनकी अवस्था है। आइए आगे आगे पढ़ते हैं। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे। कब हुआ? 1901 में, जब वो 9 साल के थे। महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ मिलने गए थे। कहाँ गए थे? अपने मिलने गए। देखिए, इस पैराग्राफ को हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आया। उनसे हमसे हमारा टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि कोरेगांव जाना था और हमारे पिताजी उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंचा और हम पता नहीं कि कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। देखिए, ऐसा शब्द था कि हम क्या किसके बच्चे हैं? अछूतों के बच्चे हैं। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को लगा कि ये बच्चे, हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, और हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता ही है कि स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि हम कौन हैं, और एक पल भी सोचे बगैर मुंह से निकाल दिया कि हम महार हैं। देखिए, जाति होती है महार,
ठीक, और ये ज्यादातर आपके बॉम्बे प्रांत में ही आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक, ये क्या है, बॉम्बे प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है, यानी कि इनको टच नहीं कर सकते, इनको छू नहीं सकते। उनको एक कदम से धक्का दिया और भौचक के रह गए। उनके चेहरे पे अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि वे एक अजीब सी घृणा की भावना से उन पर हावी हो गए। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और कहा वहीं के वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट तक बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया। उन पिताजी नहीं आए और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यंत उदासी ने ले ली थी। यानी कि पहले तो बड़े खुश होकर आपकी यात्रा कर रहे थे और उसकी जगह किसने ली? उदासी ने। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आया तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरबा जा सकते थे और कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं है, तो हम फौरन निकल जाते। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चलती हैं। लेकिन मैं स्टेशन मास्टर को क्या जवाब दूं? मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम मेहर हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को नहीं लेता था। अपने आप को गंदा और नीचा नहीं मानना चाहता था और हम 2 गुना किराया देने के लिए तैयार थे। देखिए, उनको कोई नहीं ले जा रहा था। वो 2 गुना आपको किराया भी देने को आपको तैयार थे, क्योंकि जैसे उन्हें पता लगा कि महार जाति का है, तो उसको कोई भी अपनी गाड़ी में सवारी नहीं करता कि अगर हमने सवारी में कर ली तो लोग हमें गंदा और नीच कहेंगे और हमको नीचा दिखाएंगे। पर हमें एहसास हुआ कि बातें पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी बानों में से मेल धोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब देखिए किस तरह से वो डिस्क्रिमिनेशन का जो था वो भेदभाव झेल रहे थे। ठीक, अब देखिए, कल्पना करिए, देखिए कि यह कि कितना मुश्किल होगा अगर आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जानेंगे तो यहाँ आपको कितना अपमानजनक और दुखी होगा अगर लोगों को आपसे दूर रहे और आपको छूने से मना करे और आपको पानी ना पीने दे। एक छोटी सी भी घटना दिखाई देती है कि कैसे गाड़ी से एक दूसरी जगह साधारण काम की सुविधा में इन बच्चों के पास नहीं थी। जब वे पैसे दे सकते थे, स्टेशन की सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। यानी कि जो गाड़ी चला रहे थे बैलगाड़ी, उन्होंने क्या कर दिया? उन बच्चों को ले जाने से आपका मना कर दिया। बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया, भेदभाव भरा। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को बल्कि कई गतिविधियों से वंचित भी रखता है। अब देखिए, जब लोगों को ये चीज ना मिली तो क्या हो गया? उनको भेदभाव ही नहीं बल्कि उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजों से क्या किया गया, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जिन्हें उन्हें वंचित रखा गया, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देते जो दूसरों से मिलता था। क्या नहीं मिलने देते? कि जो आदर है, जो सम्मान है, वो उनको वो भी नहीं मिलने देते। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा देख लीजिए एक बार वापस, क्या चीज समझ आ रहा है कि भेदभाव क्या है, अछूत क्या है, ये आपको सब समझ आ जाएगा। पहले था, अब बच्चों हमारे संविधान में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल आपका प्रोविजन है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, अछूत नहीं कर सकते। ठीक, ये आर्टिकल 17 हमको देता है, ध्यान रखें। चलिए थोड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमको कुछ और चीजें क्लियर हो। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से लेकर 1956 को भारतीय तक मतलब इनका जीवन रहा था। आपके 1891 में इनका बर्थ हुआ और 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में मानते हैं कि क्या है ये, भारतीय संविधान के पिता हैं और जितने भी आपके दलित हैं उनके सबसे बड़े नेता के रूप में है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकार के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी थी और उनका महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। महान लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी, उनके बच्चों को वहीं काम करना पड़ता था जो वे खुद कर रहे हैं। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। आप सोच के देखिए, वो गांव में आ भी नहीं सकते थे। कितना बड़ा एक सिस्टम, एक सोशल पनिशमेंट के रूप में ये जो जाति के लोग हैं वो उनको मिल रहा था और उनको वो सहन कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितनी बड़ी दुविधा, कितनी बड़ी स्थिति रही है और कैसे ये असमंजस की स्थिति को उन्होंने झेला है, तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, हमने इस लेक्चर के अंतर्गत ये पढ़ा कि भेदभाव और अछूत क्या थे, किस तरह से असमानता दिखाई देती है, किन किन चीजों में वो सबसे बड़ा आपका बैरियर है और किस कारण से अछूत माने जाते हैं। उस जाति व्यवस्था को भी हमने, जहां तक है अपने चैप्टर में आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग क्या करेंगे, अंबेडकर साहब की पूरी जीवनी, उनकी यात्रा वर्णन, कैसे उन्होंने अछूतों के खिलाफ आपकी लड़ाई लड़ी, उन सब विषय को हम लोग जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आप लोग अपने लेक्चर को रिवीजन करिए, कोई डाउट हमसे पूछ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।